अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। स्टेट बैंक ने नए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने रज़ा बाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली के नर्ख बढ़ने पर महंगाई में इजाफे का खदशा है। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। खाने पीने बिजली की कीमतों में आर्जी इजाफा मुमकिन है। पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस ओपन कर दिया है। PDM के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने इस्तीफे दिए, ना ही सेनेट इंतखाबात से बाहर हुए। ब्रॉडशीट पनामा प्लस है। आने वाले दिनों में मजीद इंकिशाफात होंगे। तहकीकाती कमेटी का सरबरा अजमत सईद को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगा दें। मरियम साहिबा कहने से पहले पढ़ लिया करें। पार्लियामेंट की 2.5 साल में बेतौकीरी की गई। हुक्मरान अभी तक कंटेनर से नहीं उतरे। हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बिजली की कीमतें बढ़ाने से महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत से कहा है कि अवामी मुफाद से हट कर ताउन नहीं करेंगे। हुकूमत को ऐवान चलाने का पता ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए हुकूमती कमेटी के सरबरा अजमत शेख की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा जिनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, इन्हीं से तहकीकात कराना इंसाफ का कत्ल है। इमरान साहब ने साबित कर दिया आजादाना और मुनसिफाना तहकीकात नहीं हो सकती। शेख अजमत ब्रॉडशीट की तहकीकात कैसे कर सकते हैं, बताया जाए ब्रॉडशीट के पीछे कौन लोग हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस पर वजीर आजम मनाजरे का चैलेंज ना दें, बल्कि इलेक्शन कमीशन को जवाब दें और बताएं कि पार्टी में फंड कहां से आए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि नून लीग की जानते हैं ब्रॉडशीट बड़ा पनामा है, इसलिए इनका हंगामा है। ये क्रिकेट खेलते हुए जिमखाना अपने साथ एम्पायर लेकर जाते हैं। इन्हें अच्छे के बजाय अपने बंदे की लत लगी हुई है, वो इसी तरह शोर मचाते हैं। चेयरमैन सेनेट ने ओपन बैलेट से इलेक्शन कराने की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट ने अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन खामोश है। आइन की तशरीह करना खालिसतन सुप्रीम कोर्ट का काम है। स्टेक होल्डर्स इस बात को तस्लीम करते हैं। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा समाजी और मौशी लिहाज से इंतहाई अहम है। मंसूबे से रोजगार के मौके भी मैसर होंगे, मौशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। मावनीन खुसूसी मुशीरान चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की शिरकत। इस साल किसी भी सूरत बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अरकान का इत्तेफाक है इम्तिहानात जल्दबाजी में नहीं कराने चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1 फरवरी से पहले हम अपना प्लान देना चाहते हैं। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। लाहौर एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत। ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुल्क एक रेस्टोरेंट भी बना रखा है। तफ्तीशी अफसर नैब का बयान। अदालत का ख्वाजा आसिफ को 4 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मौलिक वायरस एक दिन में मजीद 47 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 11,204 हो गई। कोरोना के 1,745 नए केसेस रिपोर्ट। मौलिक वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 5,28,891 तक पहुँच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट मैच के दौरान शहरियों के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया, जिसके बाद मैच के इनेकाद के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों से नेशनल स्टेडियम की तरफ आने जाने वाली मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक मुकम्मल बंद रहेगी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहरी किसी भी मुश्किल की सूरत हाल में ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। और पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के नामवर अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है कि पैसे से इखलाक और आदाब नहीं खरीदे जा सकते। इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट की 2 खवातीन मालिकान की जानिब से मैनेजर का मजाक उड़ाने की वीडियो वायरल करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इनका कहना था कि खवातीन के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो इस मैनेजर की तौहीन करें। अब मैं कभी इस रेस्टोरेंट में कदम नहीं रख सकूंगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की जानिब से सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया गया। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से अलग अलग मुलाकातें की।
پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی جانب سے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اپنے دورے کے دوران سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف اور کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول بحری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس کے علاوہ رائل سعودی نیول فورسز کی صلاحیت میں اضافے اور عسکری تربیت کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ اس دوران سعودی حکام نے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو سراہا اور علاقے میں امن و استحکام کے سلسلے میں کیے جانے والے پاک بحریہ کے اقدامات کی تعریف کی۔ اس حوالے سے ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ نیول چیف کا یہ دورہ دونوں ممالک بالخصوص بحری افواج کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ اس موقع پر امیر البحر کو رائل سعودی نیول فورسز اور اس کے جاری آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ نیول چیف نے رائل سعودی نیول فورس کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ریاض میں رائل سعودی نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر کمانڈر رائل سعودی نیول فورس وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی نے سربراہ پاک بحریہ کا استقبال کیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا بھرپور استقبال کیا، تاہم ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو رائل سعودی نیول فورسز ہیڈ کوارٹرز آمد پر روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 28ویں نیشنل اسکی چیمپئن شپ کی سلالم کیٹیگری میں اولمپئن محمد کریم نے سونے کا تمغہ اپنے نام کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی اے ایف اسکی ریزورٹ نلتر میں منعقدہ 28ویں نیشنل اسکی چیمپئن شپ میں 2 مرتبہ سرمائی کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے محمد کریم نے سلالم کیٹیگری میں طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے اس کیٹیگری کی دونوں ریسوں میں شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مد مقابل اسکیئرز پر اپنی برتری ثابت کی۔ اسی کیٹیگری کے چاندی اور کانسی کے تمغے گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے میر نواز اور زاہد عباس نے حاصل کیے۔ ان مقابلوں میں پاک فضائیہ، پاک آرمی، گلگت بلتستان اسکاؤٹس، گلگت بلتستان اسکی ایسوسی ایشن، سوات، پنجاب، بلوچستان، سندھ، اسلام آباد آزاد جموں کشمیر ہائر ایجوکیشن سول ایویشن اتھارٹی اور الپائن کلب کی ٹیموں نے شرکت کی۔ دوسری جانب چوتھے اسنو بورڈنگ کپ میں گلگت بلتستان اسکی ایسوسی ایشن کے اسنو بورڈز چھائے رہے اور مقابلوں کے تمام میڈلز جیت کر یہ کپ اپنے نام کر لیا۔ احمد وکیل اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت طلائی تمغے کے حقدار قرار پائے، جبکہ حسین خالد اور محمد رحمان نے بالترتیب چاندی اور کانسی کے تمغے جیتے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر سماعت ہوئی۔ خواجہ آصف کو جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اور نیب تفتیشی افسر نے عدالت سے خواجہ آصف سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی۔ نیب تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ خواجہ آصف نے بیرون ملک ایک ریسٹورینٹ بھی بنا رکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی تنخواہ اور ریسٹورینٹ کی آمدنی 136 ملین ہے، جبکہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی کروڑوں روپے جمع ہیں، جبکہ خواجہ سلطان نے 2 کروڑ روپے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ احتساب عدالت نے نیب تفتیشی افسر کی خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ موجودہ حکومت کے 2.5 سال میں چھٹی بار بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بجلی مزید 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا۔ موجودہ حکومت بجلی صارفین پر پہلے ہی 450 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال چکی ہے۔ قیمتوں میں حالیہ اضافے سے بجلی صارفین پر اب مزید 200 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی مہنگی کر کے IMF کی شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ اضافے کے بعد بجلی کا بنیادی ٹیرف 15 روپے 30 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا۔ اس وقت بجلی کا بنیادی ٹیرف 13 روپے 35 پیسے فی یونٹ ہے۔ موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالتے وقت بجلی کی قیمت 9 روپے 50 پیسے تھی۔ موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار میں پہلے ہی بجلی 3 روپے 85 پیسے فی یونٹ مہنگی کر چکی ہے۔ پہلی بار بجلی 1 جنوری 2019 کو 1 روپے 27 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی تھی۔ دوسری بار 1 جولائی 2019 کو بجلی 1 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی۔ تیسری بار 53 پیسے فی یونٹ، چوتھی بار 30 پیسے فی یونٹ، جبکہ پانچویں بار 26 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی تھی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 47 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 34,916 ہے۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,839 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 75,61,977 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,745 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,28,891 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,39,186, पंजाब में 1,52,158, खैबर पख्तूनख्वा में 64,651, इस्लामाबाद में 40,548, बलूचिस्तान में 18,696, आजाद कश्मीर में 8,753 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,899 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,916 है, जबकि 2,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तौर पर तादाद 11,204 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,075 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतमंद होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,82,771 हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त जमानत वापस ले ली, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इससे कबल समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि हमजा शहबाज दरखास्त वापस लेंगे या पैरवी करना चाहेंगे। हार्डशिप की बुनियाद पर हाई कोर्ट में केस किया ही नहीं गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं लिया गया वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रुजू करें। वकील हमजा शहबाज ने कहा कि किसी को गैर मुआयना मुद्दत तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जमानत के लिए रुजू किया तो हमजा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। इल्जाम 7 अरब का था, रेफरेंस 53 करोड़ का दायर हुआ। रेफरेंस फाइल होने के बाद केस बेहतर हो गया है। सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, वो ये कि सफारी पार्क में हाथी का एक पाँव जंजीर बांधने की वजह से जख्मी है। सोनू और मलका की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हकीकत क्या है जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सफारी पार्क में, जिसमें सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हाथी की तबीयत ख़राब है, हाथी का पाँव ज़ख्मी है। आइए हाथियों को भी दिखाते हैं, इसके अलावा आपको सफारी पार्क की भी सैर कराएंगे, आपको मुख्तलिफ जानवर दिखाएंगे कि उनकी कंडीशन रियल में है क्या। अभी देखते हैं और लोगों से बात करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया जिसका हर इंसान इस्तेमाल करता है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, मगर ज़रूर नहीं कि उस पर चलने वाली हर खबर सच्ची या हकीकत पर मबनी हो। इसी तरह से जब से इस्लामाबाद का हाथी बैरून मुल्क गया है तो उसी दिन से सफारी पार्क के सोनू और मलका की झूठी खबरें गर्दिश करने लगी। BTV की टीम ने न सिर्फ हाथी और अतनी मगर तमाम जानवरों के इंतजाम देखे, जिसमें तमाम जानवर मौजूद थे, ज़ेबरा हो या नील गाय या हिरन के मुख्तलिफ इक़साम। सफारी पार्क के इंतजामिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सफारी पार्क में एक डॉक्टर मौजूद है जो हर वक्त बीमार जानवर का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर आमिर हर जानवर का रोजाना की बुनियाद पर चेकअप करते हैं। सफारी पार्क की सैर करने वाली फैमिली ने BTV से बात करते हुए कहा, हाथी मुझे कहा थोड़ा सा बीमार लगा और सफाई उसकी नहीं हुई भी, उसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे फैमिली वगैरह आके एंजॉय करती हैं, तो जानवरों का यहाँ पे खास ख्याल रखना चाहिए, अलाउ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह हैं तो लोगों को खुली जगह देनी चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकें। थोड़ा सा मतलब वो गंदा हो रहा था, मिट्टी वगैरह, सफाई का ख्याल रखना चाहिए ज़रूर। भी अलग अलग जानवर देखे और फैमिली के साथ एक अच्छा पॉइंट है जो पाकिस्तान में है, और भी ऐसे होने चाहिए। आवाम का कहना था कि हमको बस से उतरकर जानवर को करीब से देखने का मौका दिया जाए। एक बच्ची जिसने सोशल मीडिया पर खबर सुनने के बाद सफारी पार्क का रुख किया, उसने BTV से बात करते हुए बताया, सफारी का यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छा है और ये जो बाकी सारे एनिमल्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही बार जो मसला आता है वो है खाने पीने का, इनके केयर का आता है। आप नेशनल ज्योग्राफिक के चैनल में देखते होंगे कि कैसे किस तरह से बाहर के लोग टर्टल तक कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, और एक ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे अच्छी वो तो है, लेकिन ये मसला अभी मैंने जो एलिफेंट देखा उसके यहाँ पे कालक था और लाइक उसका एक दांत टूटा हुआ था। ये थोड़ी ना कोई इस तरह से एक एनिमल की केयर की जाती है। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हो वैसे भी करना चाहिए ना। जो पेट लवर होता है वो असली केयर करते हैं। अफ्रीकन तो बहुत ही हाई लेवल पे फिर केयर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई केयर ही नहीं है, कोई वही नहीं है। उस बच्ची के सवालात भी सफारी पार्क के इंतजाम से पूछे गए तो उन्होंने बताया कि वो अफ्रीकी नस्ल से हैं, उनका रंग ऐसा है
ان کے جسم پر تیل لگایا جاتا ہے اور ان کو مکمل فطری ماحول میسر کیا جا رہا ہے. ان کو کسی زنجیر یا رسی سے نہیں باندھا جاتا. بی ٹی وی کی ٹیم کافی دیر تک وہاں موجود رہی مگر سونو اور ملکہ بھی عام انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے ناراض لگے. سونو اور ملکہ کے لیے یہ ایک بندہ الگ سے فکس ہے جو ان کی ہر وقت دیکھ بھال کرتا ہے. عوام بھی بنا کسی تصدیق ایسی بے بنیاد خبروں کو آگے پھیلانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ خبر میں حقیقت کتنی ہے. جی ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو سفاری پارک کی سیر کرائی، آپ نے ہاتھی کی کنڈیشن دیکھی، اس کے علاوہ آپ کو سارے جانور بھی دکھائے گئے. آپ ہمیں ہمارے پیج اور یوٹیوب چینل پہ ضرور بتائیے کہ آپ کو سفاری کی سیر کیسی لگی. اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹر موجود ہے، ڈاکٹر عامر، جو صبح شام جانوروں کا خیال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹیم بھی ہے. تو ہاتھی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. افریقن ہاتھی ہوتا ہی اسی نسل کا ہے. سوشل میڈیا پہ جو خبریں گردش کریں تو وہ تمام جھوٹی خبریں ہیں. آپ خود بھی آ کے وزٹ کر سکتے ہیں سفاری پارک میں جب بھی آئیں. یہ آپ کو ان کی ٹیم ویلکم کرے گی. کیمرہ مین حسن حسین کے ساتھ خالد آشمانی، بی ٹی وی نیوز کراچی. شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں. طالبان کی جانب سے صوبہ نیمروز اور بغلان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے نتیجے میں 8 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. افغانستان کے صوبہ نیمروز کے ضلع خش روڈ میں طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. صوبائی پولیس چیف کرنل عبد الوہاب کے مطابق گزشتہ شب درجن بھر افغان طالبان نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی. تاہم حملہ اتنا اچانک تھا کہ اہلکاروں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا. تاہم جوابی حملے میں طالبان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور متعدد شدت پسند زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے صوبہ بغلان میں پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس کی جانب سے جوابی کارروائی میں کچھ شدت پسند بھی زخمی ہوئے ہیں. فلپائن میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. فلپائن میں زلزلے کے جھٹکے شدید محسوس کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.0 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کا مرکز سمندر کے اندر 210 کلومیٹر گہرائی میں تھا. خیال رہے فلپائن میں زلزلے کے جھٹکے مختلف صوبوں میں پوری شدت کے ساتھ محسوس کیے گئے، تاہم ابھی تک کسی بھی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. عراق کے دارالحکومت بغداد میں 2 خودکش حملوں کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک اور 73 زخمی ہو گئے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے علاقے تائران اسکوائر میں بازار میں یکے بعد دیگرے 2 خودکش حملوں میں 30 افراد ہلاک اور 73 افراد زخمی ہو گئے. واقعے کے بعد امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی اداروں نے دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں. عراقی وزارت داخلہ کے مطابق پہلا خودکش حملہ آور بازار میں داخل ہوا اور طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا، جس پر جیسے ہی لوگ حملہ آور کے گرد جمع ہوئے اس نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا، جبکہ دوسرا حملہ آور نے اس وقت دھماکے سے خود کو اڑایا جب لوگ امدادی کاموں کے لیے جمع ہوئے. عراقی حکام کے مطابق 3 سال قبل جنوری 2018 میں تائران اسکوائر میں خودکش حملے کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ آج ہونے والے خودکش حملوں کی ذمہ داری بھی ابھی تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی. عراق کے دارالحکومت بغداد میں 2 خودکش حملوں کے نتیجے میں 30 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 73 زخمی ہو گئے ہیں. نظر ڈالتے ہیں کاروباری خبروں پر بی ٹی وی بزنس میں. اور اب اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ. اور اب کرنسی اپڈیٹ. رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں انفارمیشن و کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بشمول ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز سے $958 ملین کی ترسیلات زر حاصل ہوئی ہیں. رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی جولائی تا دسمبر میں انفارمیشن و کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT بشمولیت ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروس سے $958 ملین کی ترسیلات زر حاصل ہوئی ہیں. گزشتہ روز یہاں سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق مالی سال 2019 سے 20 کی پہلی شش ماہی کے مقابلے میں مالی سال 2020 سے 21 کے پہلے 6 مہینوں میں IT برآمدات میں 40% اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق
الحق ने कहा कि रवा माली साल की पहली शशमाही में IT बरामदात में 40% इजाफा काबिल तहसीन है। सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड हुकाम ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में सालाना 10 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। कन्वीनर राजा रियाज की जेर सदारत इजलास में रुकन कमेटी नूर आलम खान ने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में सालाना 10 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की झेली कमेटी में सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में सालाना 10 अरब रुपए की गैस चोरी होती है। कन्वीनर राजा रियाज की जेर सदारत इजलास में रुकन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, 1965 की गैस पाइपलाइंस भी पड़ी हुई हैं, निजाम सही करने के लिए क्या किया। कमेटी ने SSG की जानिब से के इलेक्ट्रिक को गैर बजाज तौर पर गैस फराहमी जबकि सुई सॉदर्न गैस कंपनी को अदायगियां ना करने पर के इलेक्ट्रिक हुक्काम को तलब कर लिया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनैरा अकरम ने निजी होटल के मैनेजर की अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाली खवातीन को अंग्रेजी का चैलेंज दे दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट की मालकिन खवातीन की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें दोनों खवातीन अपने मैनेजर की अंग्रेजी का मजाक उड़ाती हुई नजर आ रही थीं। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि खवातीन पहले अपना और अपने मैनेजर का अंग्रेजी में तारुफ करवाती हैं और मैनेजर से इनके मुतालिक सवाल पूछती हैं, जिस पर मैनेजर कहते हैं कि वो तकरीबन 9 साल से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। जिस पर एक खातून पूछती है कि आपने इंग्लिश की कितनी क्लासें ली हैं और मैनेजर से अंग्रेजी में अपना तारुफ करवाने के लिए कहती हैं, जिस पर मैनेजर हिचकिचाते हुए बामुश्किल एक जुमला ही बोल पाते हैं, जिस पर खातून ने निहायत तौहीन आमेज अंदाज में हंसते हुए मैनेजर का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि ये हमारे मैनेजर हैं जो हमारे साथ 9 साल से हैं और ये वो बेहतरीन इंग्लिश है जो ये बोलते हैं। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सोशल मीडिया सारिफिन के साथ मुल्क के मारूफ शख्सियात ने भी इन दोनों खवातीन को मुलाजिम की तौहीन करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सोशल मीडिया सारिफ आमना खान ने वीडियो पर तंज करते हुए कहा, चूँकि हम मालिक हैं तो हम बोर हो रहे थे, इसलिए चलो हम एक बेहतरीन मुलाजिम का मजाक उड़ाते हैं जो हमारे साथ 9 साल से काम कर रहा है। इस ट्वीट के बाद इसी तरह की मजीद ट्वीट्स भी देखने में आई हैं। दीगर सोशल मीडिया सारिफिन के साथ शनैरा अकरम ने भी ट्विटर पर रेस्टोरेंट की मालकिन खवातीन की इस हरकत की शदीद मजम्मत की और मुलाजिम का दिफा करते हुए इसे हीरो करार दिया। इसके अलावा शनैरा अकरम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वायरल होने वाली वीडियो शेयर की और दोनों खवातीन पर तंज करते हुए कहा, मैं भी बोर हो रही हूँ, लिहाजा मैं तुम दोनों खवातीन को अंग्रेजी के मुकाबले का चैलेंज देती हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली में कैप्टन गुलशेर का किरदार अदा करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कासिम शाह वजीर आज़म इमरान खान का साथ देने के लिए मैदान में आ गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैप्टन गुलशेर का किरदार अदा करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कासिम शाह वजीर आजम इमरान खान का साथ देने के लिए मैदान में आ गए। अपनी वीडियो बयान में कहा कि 1987 में वर्ल्ड कप हारने के बाद एक बंदा क्रिकेट छोड़ चुका था, यहाँ तक कि रिटायरमेंट का फैसला भी कर लिया था, मगर उसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि क्रिकेट के बगैर अस्पताल बनाने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने अस्पताल का ख्याल जहन में रखकर इसी लगन और जुस्तजू के साथ फिर से क्रिकेट खेलना शुरू की, यहाँ तक कि वर्ल्ड कप भी करीब आ गया। तब इसने यही सोचा कि वर्ल्ड कप जीतने से ही अस्पताल बन सकता है, इसलिए उन्होंने इस दौरान कैंसर अस्पताल बनाने के ख्वाब को अपना मकसद बना लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान इमरान खान ने न्यूजीलैंड में आशाइये में कहा था कि हम यहाँ वर्ल्ड कप लेने आए हैं। मुझे उनके इस बयान पर ताज्जुब का इजहार हुआ कि टीम की हालत किस तरह की है और इसके बावजूद इस तरह के बड़े बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता था कि जिस नीयत के साथ वो चल रहे हैं इसमें अल्लाह पाक उनकी मदद करेंगे। सैयद कासिम शाह ने इमरान खान की सियासत के हवाले से कहा कि इमरान खान ने सियासत में कदम रखने के बाद यही फैसला किया था कि वो पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लेकर आएंगे, जिसके लिए उन्होंने गंदगी साफ करने का फैसला किया और इसे अपना मकसद बनाया। ये मकसद हासिल करने के लिए इन्हें सबसे बड़ा ओहदा दरकार था। फिर कुदरत का करना ये हुआ कि पानामा जैसे केसेस सामने आ गए और इमरान खान को आगे आने का मौका मिल गया। अल्फा ब्रावो चार्ली के अदाकार ने कहा कि इमरान खान को इस सिस्टम को ठीक करना है और मुझे उम्मीद है कि जिस नेक नियति के साथ इस सिस्टम को ठीक करने के लिए इमरान खान आगे पहुंचे हैं, इसमें ये कभी भी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको तालीमी निजाम को बेहतर करना है, अभी सयाहत जैसे बड़े काम करने हैं और ये काम वही कर सकता है जिसकी सोच पाकिस्तान के साथ हो। और मुझे ये उम्मीद है कि ये काम सिर्फ इमरान खान को करने हैं और इस ज़मन में हम सब आपके साथ हैं, बिलखुसूस मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान के मारूफ फनकार जमाल शाह को फ्रांस ने अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का नाइट अवार्ड बराए ऑर्डर ऑफ आर्ट्स जमाल शाह को फन की खिदमात के एवज दिया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के मारूफ फनकार जमाल शाह को फ्रांस ने अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। फ्रांस का नाइट अवार्ड बराए ऑर्डर ऑफ आर्ट्स जमाल शाह को फन की खिदमात के अवज दिया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान में फ्रांसी सफीर जमाल शाह को अवार्ड्स पेश करेंगे। ख्याल रहे कि कोरोना के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल बेहतर होते ही अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से उन्होंने खत लिखकर पाकिस्तानी फनकार को अवार्ड मिलने की इत्तला दी और इन्हें मुबारकबाद भी दी। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में इंजर्ड शादाब खान का खलापुर करने के लिए जाहिद महमूद मजबूत उम्मीदवार हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका से T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान है। बाबर आजम की इंजरी के सबब न्यूजीलैंड से T20 सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करने वाले शादाब खान भी टांग के पट्टे में चाव का शिकार हो गए थे। ऑलराउंडर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उनका खलापुर करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में तसलसल के साथ परफॉर्मेंस करने वाले जाहिद महमूद मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब बुखार में मुब्तला होने की वजह से स्क्वाड के हमरा न्यूजीलैंड रवानगी से महरूम होने वाले ओपनर फर्रुख जमान की वापसी होगी। उनकी जगह संभालने वाले अब्दुल्ला शफीक इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ओपनर शर्जीर खान और जीशान मलिक, मिडिल बैट्समैन सुहेब मकसूद, विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान समेत चंद खिलाड़ियों के नाम जेरे गौर हैं। वहाब रियाज की जगह हसन अली को शामिल किया जा सकता है। T10 लीग में शिरकत के लिए जाने वाले मोहम्मद हफीज का 3 फरवरी को वतन वापस आकर लाहौर में तरबियती कैंप के लिए स्क्वाड को ज्वाइन करना मुश्किल है। ऑलराउंडर को ताखीर से शामिल होने की इजाजत देने के हवाले से सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हुई। अदम दस्तयाबी की सूरत में मुतबादिल नामों पर गौर किया जाएगा। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान पहले टेस्ट के दौरान ही मुतवक्को है। क्रिकेटर्स की खजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस की जेर निगरानी शुरू हो जाएगी। कप्तान बाबर आजम समेत T20 के लिए मुंतखब चंद प्लेयर्स रावलपिंडी में 4 से 8 फरवरी तक शेड्यूल टेस्ट खेलकर इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिया, स्कर्दू, इस्तोर -11, गोपस -10, गिलगित -6, बगरोट, कालाम और पाराचना में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ शाम और रात को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के बाज मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।